लोग वश से नहीं विचार से योगी होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वस्त्र पहनने से ही योगी हो जाते हैं। लोग वस्त्र से नहीं विचार से योगी होते हैं। जो सत्य के रास्ते पे चले वही योगी है, और वो जो सत्य को छिपाए वो कभी योगी नहीं हो सकता है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं मिले। क्या दिल्ली वाले ये बताएंगे कि किसानों की आय कब दोगुनी होगी? क्या दिल्ली वाले ये बताएंगे कि जो विज्ञापन झूठे छप रहे दिल्ली में, उसमें नौकरी और रोजगार नौजवानों को कब मिलेगा? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी की राजनीति के बारे में, जहां पर पिछले 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जिसके मुखिया यानी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। दोस्तों जिस तरीके से पिछले 7 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को हाँकने की कोशिश की है, अब वहाँ नज़ारे कुछ अलग ही दिख रहे हैं। सरकार भले ही योगी आदित्यनाथ की है, लेकिन अब सरकार को घेरने का काम जिस तरीके से विपक्ष कर रहा है, उससे ये इस बात पे कोई भी दो राय नहीं है कि अब विपक्ष के दबाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। सरकार को विपक्ष इस बात के लिए मजबूर कर रहा है कि वो जनता की सहूलियतों का ध्यान रखें। विपक्ष हर विभाग के बारे में जिस तरीके से पोल खोल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्रित्व में जो सरकार की फजीयत हो रही है, उससे केंद्र सरकार भी उसकी भी बड़ी फजीयत हो रही है। यानी कि ये मान लीजिए कि अब धीरे धीरे समय बदलता जा रहा है। जो कभी पूरे देश में भगवा का रंग अपने आप में समेटे जा रहा था, अब ये लगता है कि लोग भगवा रंग देखकर बिदकने लगे हैं। पिछले आम चुनाव के दौरान जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की यूपी में फजीयत हुई है, उसको लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया जहां पर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे लोग माला जपते थे, अब वहां पर केंद्र सरकार के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की इतनी निंदा क्यों की जा रही है? जहां भारतीय जनता पार्टी की शक्ति कम हुई है, संसद में ये देखा जा रहा था कि 63 सीट कम हुई, वहीं केवल यूपी में 43 सीट कम हुई है। यूपी में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर कब्जा किया, जो कि इतिहास है, आज तक मुलायम सिंह के यादव के पीरियड में भी इतनी सीट कभी नहीं आई थी। अखिलेश यादव ने वो चमत्कार करके दिखा दिया है। ये साफ दिख रहा है कि 1-1.5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी की ताकत दुगनी हो गई है, उनकी पार्टी को संजीवनी मिल गई है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र के साथ साथ यूपी में भी सरकार की शक्ति आधी रह गई है। लोगों के दिमाग में अब ये आने लगा है कि कब तक ये धर्म की घुट्टी पिलाकर सरकार में बने रहने की चेष्टा करेंगे और कब तक जनता उनके जुमलों पर उनकी पार्टी को जिताती रहेगी। अब हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर की। डॉक्टर रागिनी सोनकर ने विधानसभा के दौरान जिस तरीके से सरकार को घेरा, उनके सभी विभागों का पोस्टमार्टम करके रख दिया। इससे हालात ये सामने आया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से सफाका से गए हैं, उनको लग रहा है कि अब उनकी नैया डूबती जा रही है। कहाँ वो 27 में चुनाव जीत फिर से तीसरी बार सरकार बनाने के सपने देख रहे थे, लेकिन विधानसभा के दौरान जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक सरकार की चूल्हे हिलाने में सफल हो रहे। बार चुनाव जो होगा वो होगा चुनाव योगी बनाम प्रतियोगी। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो रोजगार चाहते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं,
गुणवत्ता के साथ शिक्षा चाहते हैं, वो सभी इस सरकार को हटाने में लगेंगे। धिक्कार ऐसी सरकार पर जो सुनवाई न कर रही हो और निजीकरण में जा रहा हो। हमने इसीलिए कहा जब सब बेचा जा रहा है तो जब जेपीएनआईसी बेचें तो हम लोगों को भी जानकारी दे दें। प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है। प्रतिदिन यूपी नंबर 1 है रोड एक्सीडेंट्स में। साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं उनमें से कुछ है, डेटा आता है जो डेटा कह रहा है। जो सुरक्षा को लेकर के और जो इंतजाम सरकार को करना चाहिए वो नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। सरकार कई कारण बता सकती है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बड़ी है कि इस तरह के रोड एक्सीडेंट्स न हो जिससे जान लोगों की न जाए। अखिलेश जी, पूर्वांचल की सबसे बड़ी और सस्ती मार्केट है वाराणसी की दाल मंडी। वहाँ 10,000 दुकानें हैं, करोड़ों का डेली का व्यापार है, लेकिन श्रद्धालुओं की परेशानी का हवाला देकर के 10,000 दुकानें तोड़ी जा रही हैं। हमारा डेलीगेशन मिला था उनसे, लीडर ओपोजिशन मिले थे। जो विकास विनाश की ओर ले जाए हम उसके पक्ष में नहीं है, उजाड़ दे हम उसके पक्ष में नहीं है। कुछ लोगों के हाथ में ही विनाशकारी रेखा है, उनसे सावधान रहें। कि हम अपने बच्चों को ये सिखा सके कि अगर श्री राम भी आ जाए और आपके देश के खिलाफ बोले तो आप उनको भी नकार देना, क्योंकि आपके लिए सबसे पहले आपका देश है और उसके बाद धर्म है। अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि विभाग तो बहुत सारे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने 2047 के उत्तर प्रदेश के विजन पे चर्चा करने का अवसर दिया और विपक्ष के तौर पे ये कहा गया कि हमें जो है वो सुझाव रखने हैं। अध्यक्ष जी, 9 वर्षों की जब से ये सरकार है, लगातार विपक्ष और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी आप लोगों को सुझाव देते आए हैं, लेकिन आपने ना तो सुझाव को सुना और ना ही उस पर कोई कार्य किया। मैं अध्यक्ष जी अगर विजन के उत्तर प्रदेश के विजन की बात करूंगी तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि प्रदेश का विजन तभी धरातल पर उतरेगा जब उसका सारा विभाग एकत्रित होकर के एक साथ काम करेगा। हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी यहीं पे हैं। आज बेसिक शिक्षा का विभाग जो है वो बेसलेस विभाग हो चुका है, क्योंकि इसी सदन में कई बार बोला गया कि मंत्री जी विद्यालय जर्जर हो चुके हैं, विद्यालयों को बनवा दो। मंत्री जी ने कहा ना। मंत्री जी स्कूलों में जो है शौचालय नहीं है, बनवा दीजिए। मंत्री जी ने कहा ना। हमने कहा कि मंत्री जी बच्चों को वहां पे शुद्ध पेय जल नहीं मिल रहा, जल दिलवा दीजिए। मंत्री जी कहते हैं ना। हमने कहा कि विद्यालयों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मंत्री जी विद्युत जो है उसको वहां पे आपूर्ति करवा दीजिए। मंत्री जी कहते हैं ना। हमने कहा आज पूरे उत्तर प्रदेश में 2 लाख से भी ज्यादा बच्चे हैं जो टेट और सुपर टेट पास करके धरने पे बैठे हैं कि एक दिन बेसिक शिक्षा विभाग की वैकेंसी आएगी और उनको नौकरियां मिलेंगी। मंत्री जी वैकेंसी निकलवा दो। मंत्री जी कहते हैं ना। हमने मंत्री जी को कहा कि मंत्री जी शिक्षा मित्र मर मर के काम कर रहे हैं, अरे मंत्री जी उनका मानदेय बढ़ा दो, उनका समन्वय कर दो। मंत्री जी कहते हैं ना। हमने मंत्री जी को कहा कि मंत्री जी रसोइया मात्र 2000 में काम करती हैं, हमारी रसोइयों का मानदेय बढ़ा दो। मंत्री जी कहते हैं ना। अरे समय बड़ा कम है, मैं आऊंगी। हमारे ऊर्जा मंत्री जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज ऊर्जा विभाग जो है डबल बी विभाग हो गया है। डबल बी माने बी से भ्रष्टाचार और बी से भेदभाव। मंत्री जी जब जनता के बीच में जाते हैं तो कहते हैं निजीकरण मेरा अकेले का निर्णय नहीं है। मंत्री जी जब अपने अधिकारियों के बीच बैठते हैं तो कहते हैं अरे तुम लोगों ने तो विभाग की नाक कटा दी है, आज बिजली विभाग जो है वो अंधा और गूंगा हो गया है। लेकिन वही जब इस सदन में मंत्री जी बैठते हैं और हम कहते हैं कि मंत्री जी निजीकरण जो है विभाग को मत बेचो, तो मंत्री जी कहते हैं ना। मंत्री जी ट्रांसफार्मर हर रोज खराब हो रहे हैं, एक ट्रांसफार्मर बन करके 75 बार लग रहे हैं। मंत्री जी ट्रांसफार्मर जो है क्षमता वृद्धि करा दो। मंत्री जी कहते हैं ना। मंत्री जी को कहा जाता है कि मंत्री जी आपके विभाग में पॉलिसीज खराब है, आपके जो पॉलिसी बनाते हैं आपके चेयरमैन वो एक IAS ऑफिसर है।
दिलवा दो, मंत्री जी कहते हैं ना। लोकतंत्र वो है जिसमें हम लोगों की बातों को सुनते हैं, हर इंसान को जोड़ करके लोकतंत्र है। लेकिन ये लोग मन विधान से चलने वाले लोग एक तंत्र पसंद करना चाहते हैं। ये तो हालत दिल्ली की है। और यूपी की हालत जो है, हमारे जो मुख्यमंत्री जी, उनकी भाषा तो ऐसी है कि अगर आप सुने तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा। उनकी जो भाषा सदन में है वो शायद डेमोक्रेटिक नहीं है, एक सम्मान की भाषा नहीं लगती है। अगर राइट टू स्पीच है तो कहीं ना कहीं हमें राइट फॉर सम्मान की भी बात करनी पड़ेगी। हमारा सम्मान तो कोई भाषा ऐसी इस्तेमाल करे जिससे सम्मान हो। और भारतीय जनता पार्टी को ये बात 10 साल पहले सोचना था कि हमें अपने किसानों के हित के लिए, खेतीबाड़ी के लिए, दूध और दूध के बने हुए तमाम पदार्थों को लेकर के हमें हमेशा चिंतित रहना चाहिए। और प्राथमिकता पर हमें अपने हर सेक्टर का ध्यान रखना है। उद्योग खत्म हो जाए, उद्योगपति कारोबार खत्म हो जाए, किसान बर्बाद हो जाए, नौजवान को नौकरी रोजगार न मिले, तो हमारा देश जा कहाँ रहा है। जो लोग ये दावा करते थे कि दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ते हैं, कोई देश ऐसा नहीं छूटा होगा जहां पर भारत को सम्मान न मिला हो, उसके बाद आज ये कहना पड़ रहा हो सरकार को, तो ये बड़े दुखद है। क्योंकि हम फॉरेन पॉलिसी पर पूरी तरह असफल रहे हैं। सर, और किसान के हितों पर जो वादा किया था कि हम आय दोगुनी करेंगे, वो आय दोगुनी नहीं हो पाई। नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं मिला, और जिस तरह लगातार पाबंदियां लगती जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा देश संकट में है, अर्थव्यवस्था संकट में है, किसान संकट में है, नौजवान संकट में है, पूरा चौतरफा हमारा भारत गिर गया है। आज से 8 साल पहले कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश होगा? आज दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। आज से 8 साल पहले कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश में निवेश आएगा? आज निवेश सबसे ज्यादा यूपी के अंदर आ रहा है। कोई सोचता था गोरखपुर की चारों ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी होगी? वह भी हो गया। कोई सोचता था गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना चलेगा? वह भी हो गया। कोई सोचता था एम्स बनेगा? वह भी हो गया। कोई सोचता था रामगढ़ ताल का सुंदरीकरण के वह एक नए केंद्र के रूप में स्थापित होगा? वह भी हो गया। और क्या कोई सोचता था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए काल बने इंसेफ्लाइटिस की बीमारी का समाधान निकल पाएगा? उसका भी समाधान हो गया। एक लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य को समय से पहले डबल इंजन की सरकार ने प्राप्त किया। परिणाम है बच्चे काल कलवित होने से बच गए।